नमस्कार विद्यार्थियों। तो कैसे हैं सभी। आज यूपी पैट के एग्जाम को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो इस क्लास को आप देखना ना भूलें और वीडियो में अंत तक बने रहें। आज मैं आपको बैंकिंग पढ़ाऊंगा, बैंकिंग और बैंक से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उससे एग्जाम में पिछली बार 1 से 2 सवाल पूछे गए थे। तो आप टॉपिक डालिए बैंकिंग। बैंकिंग ओके। तो यहाँ मैं शुरू करता हूँ महत्वपूर्ण बातों के साथ। भारत की पहली बैंक, भारत की पहली बैंक आपसे पूछ सकता है कि भारत की पहली बैंक कौन सी थी। तो भारत की पहली बैंक थी जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली बैंक बताइए तो आप क्या बताएंगे? बैंक ऑफ हिंदुस्तान बताएंगे, जो भारत की पहली बैंक थी। ओके। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1770 में। इसकी स्थापना की डेट है 1770। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। लेकिन इतना याद रखेंगे कि ये जो 100% इसके जो कैपिटल है, पूंजी है, ये कैसी थी? ये विदेशी। इसकी जो 100% कैपिटल है वो है विदेशी। ऐसे ही पूछ सकता है कि पूर्णतः विदेशी स्वामित्व वाला जो बैंक था उसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। इसकी जो 100% कैपिटल है वो क्या है? विदेशी है। इसमें भारतीयों का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके। किंतु भारत की पहली बैंक पूछे तो आप क्या बताएंगे? बैंक ऑफ हिंदुस्तान ही बताएंगे, जो भारत की पहली बैंक है। ओके। आगे चलें, आगे चलते हैं। हाँ, पूर्णतः भारतीय बैंक। एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि पूर्णतः भारतीय बैंक बताइए। पूर्णतः भारतीय बैंक जिसमें 100% कैपिटल इंडियन है। 100% कैपिटल कौन सी है? भारतीय है। इसकी जो 100% पूंजी है वो अपने इंडिया की है। पूर्णतः भारतीय बैंक, तो उसका नाम है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक पूर्णतः 100% इंडियन कैपिटल पर आधारित आपसे प्रश्न पूछता है कौन सी बैंक है, तो उसका नाम है पीएनबी। आप लगा देंगे पंजाब नेशनल बैंक लगा देंगे। ओके। तो इतने पॉइंटों को आप नोट डाउन करिए। आगे और भी बताता हूं बैंकिंग संबंधी और प्रश्न करते हैं हल। कुछ बैंकों की स्थापना से संबंधित प्रश्न आते हैं, जैसे आरबीआई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई है? स्थापना तो इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना कब हुई है? आरबीआई की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? राष्ट्रीयकरण हुआ है इसका 1 जनवरी। राष्ट्रीयकरण हुआ है इसका 1 जनवरी 1949। राष्ट्रीयकरण हुआ है इसका 1 जनवरी 1949 को। तो किस बैंक का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण हुआ? ये बहुत ही मोस्ट पॉइंट है। किस बैंक का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण हुआ? तो आप लगाएंगे आरबीआई का। आरबीआई का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण हुआ है और ये किस वर्ष हुआ है? ये 1949 में हुआ है। डेट थी 1 जनवरी 1949। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हो रही है। आरबीआई अपने भारत का कैसा बैंक है? केंद्रीय बैंक है। आरबीआई कैसा बैंक है? ये एक केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। केंद्रीय बैंक आरबीआई में भारतीयों के खाता नहीं होते। किसी भी भारतीय व्यक्ति का इसमें खाता नहीं है। इसमें खाता किसका होता है? सरकार का खाता होता है। इसमें खाता किसका होता है? सरकार का खाता होता है। और इसमें बैंकों का खाता होता है। और किसका खाता होता है इसमें? बैंकों का। बैंकों का बैंक आरबीआई है, केंद्रीय बैंक आरबीआई है। ओके। एक बात और जान लेते हैं आरबीआई से। एक बात और जाननी है आपको आरबीआई से। भारत के सभी प्रकार के नोट,
सभी प्रकार के नोट कौन जारी करता है? तो आरबीआई। भारत में सभी प्रकार की जो मुद्रा है, नोट हैं, उनको कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करती है। और इस पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। सभी मुद्राओं पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। केवल किसे छोड़कर? 1 रुपये या इससे कम मूल्य के सिक्कों को छोड़कर बाकी जितने भी मुद्रा जारी होगी उस पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर ही होंगे, हस्ताक्षर होंगे। इतना हम याद रखेंगे। ओके, तो भारत में सभी प्रकार के जो नोट हैं, मुद्राएं हैं, उनको जारी करती है आरबीआई। तो आरबीआई जारी करती है, तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं उसके हस्ताक्षर होते हैं सभी नोटों पर। किसको छोड़कर? 1 रुपया या इससे कम मूल्य के सिक्कों को छोड़कर। इस पर किसके सिग्नेचर होते हैं? इस पर अगर सिग्नेचर पूछता है तो वित्त सचिव। इस पर अगर सिग्नेचर पूछता है तो आप लगाएंगे वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। ओके, 1 रुपया या इससे कम मूल्य के जो भी कॉइन्स या सिक्के होते हैं, नोट होते हैं, उन पर किसके सिग्नेचर होते हैं? वित्त सचिव। ये आंसर लगाना है। 1 रुपये से ऊपर के जितने भी नोट हैं उन पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ये प्रश्न में आंसर आपको क्लिक करना है। आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास लगा देना। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। इनकी नियुक्ति 2018 में हुई है। ये 18 से अभी तक बने हुए हैं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। ओके, तो 2 बातें याद रखनी है आपके लिए आरबीआई बैंक से रिलेटेड। ठीक, आगे चलते हैं और अन्य बैंकों के बारे में जानते हैं। एसबीआई, एसबीआई से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। एसबीआई, एसबीआई इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? स्थापना अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? एसबीआई की स्थापना 1955। एसबीआई की स्थापना कब हुई है? 1955 में। ओके, 1955 में। और एक प्रश्न यहाँ से याद रखेंगे, एसबीआई भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक एवं वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो वो है अपना एसबीआई। भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक और वाणिज्यिक बैंक है उसको अगर पूछे तो आप एसबीआई लगाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई है? 1955 में। ओके, भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक है और वाणिज्यिक बैंक है उसको आप लगा देंगे एसबीआई। एसबीआई में आप लोगों के खाते हो सकते हैं, इसलिए इसे हम व्यापारिक और वाणिज्यिक बैंक के नाम से जानते हैं। एसबीआई एक इंपीरियल बैंक थी हमारी। इंपीरियल, कौन सी बैंक थी? इंपीरियल बैंक। ये 1921 में बनी थी इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक कब बनी थी? 1921 में बनी थी। इसी इंपीरियल बैंक का नाम बदल के हमने एसबीआई में परिवर्तित किया है। और ये कब किया? 1955 में किया है। इतना हम याद रखेंगे। इंपीरियल बैंक की डेट भी पूछ लेता है कि 1921 में, तो याद रखेंगे। और एसबीआई के 1955 रखेंगे। ठीक है, 2-3 पॉइंट एसबीआई के बारे में ये आपको जानने हैं। राष्ट्रीयकरण को लेके आपसे अगर सवाल पूछे जाते हैं तो मैं आपको ये करा देता हूँ। राष्ट्रीयकरण से सवाल पूछता है। राष्ट्रीयकरण तो सबसे पहले तो मैंने आरबीआई करा दिया आपके लिए। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था सबसे पहले 1 जनवरी 1949 के लिए। सबसे पहले आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949। और फिर उसके बाद 14 बैंक, इनका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। 14 बैंक जो थी उनका एक साथ राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो ये होता 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण किया गया था। और एक साथ फिर हुआ था 6 बैंक। इनका राष्ट्रीयकरण हुआ है 1980 में। इनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1980 में। तो यहाँ से पूछ सकता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो
1969 और 19 जुलाई थी। ओके, सबसे पहले आरबीआई और 6 बैंकों का एक साथ 1980 में। एक बात और जान लेना है, आज जो राष्ट्रीयकरण होकर बैंकों की संख्या, आज अपने देश में जो राष्ट्रीयकरण होने के बाद बैंकों की संख्या केवल 12 बची है। भारत में कुल कितनी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में वर्तमान में कुल कितनी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो आप तुरंत 12 बता देंगे। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 12 बता देंगे। ओके, तो इन पॉइंटों को नोट डाउन करिए और आगे बताता हूं बैंक संबंधी महत्वपूर्ण बात। अब चर्चा करते हैं सीधे। हाँ, हमें समझना है रेपो रेट क्या होती है, जिसे रेपो दर, हिंदी में दर, रेपो रेट, अंग्रेजी में रेट बोलते हैं, रेपो रेट। ओके, और एक होती है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट के बाद यहां बैंक दर में लिख देता हूं आपके लिए, क्या होती है? बैंक दर। और एक होती है रिवर्स रेपो रेट। इन 3 पॉइंटों को समझना है, 3 पॉइंटों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये रेपो दर। ओके, तो अपना जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है आरबीआई। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? आरबीआई। ओके, तो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई ये करती है कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं, अभी मैंने आपको बताया था, वाणिज्यिक जो बैंक हैं, अन्य बैंक जितनी भी हैं, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब 12 जो वाणिज्यिक बैंक है राष्ट्रीयकृत, तो ये सभी वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से कर्जा लेती हैं, उधार। लेंगे कि नहीं लेंगी? बिल्कुल लेंगी। ये जो वाणिज्यिक बैंक हैं, इन बैंकों का खाता होता है आरबीआई में। ओके, तो इनको जब पैसे की आवश्यकता होती है तो किसके पास जाती हैं? आरबीआई के पास जाती हैं। तो इसका अर्थ यह क्या हुआ कि वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से कर्जा लेती हैं, अथवा आरबीआई इनको क्या देती है? कर्जा देती है। ठीक, तो उस कर्जे पर आरबीआई इन वाणिज्यिक बैंकों से क्या लेगी? ब्याज लेगी। ब्याज लेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। ओके, तो यहां क्या लिखा जाएगा? परिभाषा अगर पूछी जाए तो जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंक किससे? आरबीआई से ऋण लेती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। रेपो दर क्या होती है? ये बहुत कम समय के लिए होती है। ये होती है लघुकालीन। ये होती है लघुकालीन, मतलब 6 माह के लिए। इसका जो समय होता है वो 6 माह होता है। बहुत कम समय होता है कि 6 महीने के अंदर इन वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई को कर्जा वापस देना होता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट मिलेगा आपके लिए एग्जाम में कि जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेती हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो तुरंत ही आप रेपो रेट पे क्लिक कर देंगे। ओके, इसका विपरीत भी मिल सकता है, या जिस ब्याज रेट पर आरबीआई अन्य बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे भी रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट कैसी दर है? लघुकालीन या दीर्घकालीन? तो क्या बताएंगे? लघुकालीन। इसकी अवधि होती है 6 माह। अब इस पे आ जाओ बैंक दर पे। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, यह परिभाषा इससे भी मैच करेगी, किंतु इतना याद रखेंगे कि जैसे ही अवधि 6 माह से अधिक होती है, अगर समय 6 माह से अधिक हो जाता है तो यही रेपो रेट है जो बैंक दर में बदल जाती है। यही रेपो रेट बैंक दर में बदल जाती है। ओके, पिछली बार यूपी पेट में यहीं से आया था बैंक दर क्या है। उसने परिभाषा में पूछा था कि बैंक दर क्या है, तो बैंक दर क्या है उसमें ऑप्शन लिखा हुआ था ये वाला कि जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेती हैं उसे हम बैंक दर कहते हैं। परिभाषा तो वही रहेगी, परिभाषा थोड़ा ही बदलेगी, लेकिन बैंक दर बनती कब है?
तो बनती कब है, इस बार इससे पूछ लेता है तो आप बताएंगे अगर रेपो रेट की अवधि 6 महीने से अधिक हो जाएगी तो वह बैंक दर में परिवर्तित हो जाती है। तो बैंक दर रेपो रेट एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। जैसे आपने केसीसी लिया होगा, किसी घर में अगर केसीसी लिया हो तो उसे पूछना, केसीसी आपको लौटाना होता है, फसल ऋण होता है, अगर आपने समय से नहीं लौटाया तो उसकी जो ब्याज दर है ऑटोमेटिक तुरंत ही दुगनी हो जाती है ना। तो यहाँ इसे हम बैंक दर कहते हैं। बैंक दर रेपो रेट एक ही बात हम समझे। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स इसका उल्टा, रिवर्स माने लौटाना। अब लौटाना क्या है, यहाँ पर है आरबीआई, अपनी आरबीआई, और यहाँ पर है वाणिज्यिक बैंक। यहाँ पर क्या है, वाणिज्यिक बैंक। ओके, तो अब को होगा क्या कि वाणिज्यिक बैंक में जब धन ज्यादा हो जाता है, आवश्यकता से अधिक धन हो जाता है, इन वाणिज्यिक बैंकों में जब आवश्यकता से अधिक धन हो जाता है तो क्या करती हैं वाणिज्यिक बैंकें कि आवश्यकता से अधिक धन को आप ये समझें कि ये आरबीआई में जमा कर देती हैं। जैसे हमारे तुम्हारे घर पे अगर आवश्यकता से धन ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, एसबीआई में जमा कर देंगे, जिसमें अकाउंट होगा पीएनबी में जमा कर देंगे, एक्सिस में जमा कर देंगे। तो ये बैंकें क्या करती हैं, जब बैंकों के पास ज्यादा धन हो जाता है तो आरबीआई में जमा कर देती हैं। तो अब क्या करती है आरबीआई, उस जमा पूंजी पर इन बैंकों को क्या देती है, उल्टा ब्याज देती है। आरबीआई इस जमा पूंजी पर इन वाणिज्यिक बैंकों को क्या देती है, ब्याज। तो उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ओके, बात समझ आ गई। तो लिख देता हूं इसके लिए, वाणिज्यिक बैंकों की जमा पूंजी पर आरबीआई जिस रेट से ब्याज देती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्या ये तीनों बातें समझ आ गई हैं आपके दिमाग में, ये तीनों बातें घुस गई हैं? तो कमेंट बॉक्स में यस और नो करो जल्दी से। समझ में आ गई हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में करो जल्दी से यस और नो करिए, बहुत तेजी से करिए, बहुत तेजी से। हाँ, तो सभी का आंसर यस आ रहा है तो आप लोग समझ चुके हो। हाँ, एक बात और है, यहाँ मैं ये लिख देता हूँ, रेपो रेट वर्तमान में कितनी है, रेपो रेट वर्तमान में कितनी है, तो इसे आप नोट डाउन कर लें, 5.15%। रेपो रेट की आज जो वर्तमान में दर है उसकी रेट है 5.15%। और जो रेपो दर है, नहीं सॉरी गलत हो गया, ये रेपो दर है ना, पहले रेपो दर है तुम्हारी 4.90, रेपो दर है आपकी 4.90, और जो बैंक दर थी वो थी आपकी 5.15। अगर ये पूछे तो आप इस आंसर को क्लिक करेंगे, ठीक। और रिवर्स रेपो रेट है वो है 3.35, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। ओके, तो ये डाटा आप नोट कर लो इसको। आगे 2-3 पॉइंट और समझाने हैं मुझे तुम्हें, ठीक है। यहां से पिछली बार एक सवाल आया था और आगे जो बताऊंगा वहां से भी सवाल आया था। तो आप, एक होता है CRR, इसे बोलते हैं कैश, सी फॉर है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो मतलब नगद आरक्षण अनुपात। रेशियो माने क्या होता है, अनुपात, ठीक। ये क्या होता है इसे हम समझेंगे। तो यहाँ पर है हमारी आरबीआई, यानी दो बैंकों से हमें समझना है, आरबीआई और यहाँ वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक में आपको बार बार लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि अन्य बैंकें जिनमें आपका अकाउंट है उन्हें हम वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं। ओके,
तो प्रत्येक बैंक की ये जिम्मेदारी है कि अपनी कुल जमा पूंजी का, उसका जो जमा पूंजी का या जो मतलब इन्वेस्टमेंट है, जो व्यापार है, उनका कुछ परसेंट आरबीआई में निश्चित ही नगद मुद्रा के रूप में जमा करेगी, तो उसे हम सीआरआर कहेंगे। इसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित परसेंट भाग आरबीआई के पास एक सिक्योरिटी के तौर पर, एक सुरक्षा के तौर पर जमा करना ही होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। इसका अर्थ क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। ओके, ये बात समझ में आ गई। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा था, क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि जब आरबीआई सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो की दर कम कर दे, दर को क्या कर दे, कम, तो उसकी साख पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये प्रश्न पूछा था इस तरीके से यूपी पैट में पिछली बार। साख से आप क्या समझते हैं? साख का अर्थ होता है इज्जत बेइज्जती। साख का अर्थ क्या होता है, इज्जत बेइज्जती। तो आप निश्चित ही इससे समझ सकते हैं कि जब सीआरआर की दर अगर कम कर देगी तो उससे वाणिज्यिक बैंकों की साख बढ़ जाएगी। कब कम करेगी, कब तब करेगी जब आरबीआई को इस वाणिज्यिक बैंक पर पूरी तरह भरोसा हो जाएगा कि ये बैंक पैसा लेकर भागने वाली नहीं है, ये ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी नहीं करेगी। ओके, तब क्या करती है कि आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की सीआरआर रेट को कम कर देती है, और कम कर देती है तो उसका अर्थ ये होता है कि आरबीआई को इस वाणिज्यिक बैंक पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है, और विश्वास है तो इसका अर्थ ये है कि इस वाणिज्यिक बैंक की साख और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसका अर्थ हमें क्या आंसर लगाना था कि अन्य वाणिज्यिक बैंकों की साख बढ़ जाएगी। बात समझ रहे हो? आपसे किसी कार्य के एज ए सिक्योरिटी के तौर पर कोई 1 लाख रुपए मांगता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद क्या होता है, 1-2 साल बाद जब आपका व्यापार हो जाता है तो उस सिक्योरिटी को 1 लाख से घटाकर 50,000 या 40,000 कर देता है। तो इसका अर्थ होता है कि आपकी साख मार्केट में बढ़ गई है। ओके, तो वही होता है कि नगद आरक्षण अनुपात। ये समझ में आ गया आपको सीआरआर। सीआरआर से मिलता जुलता एक और पॉइंट है, उसको और समझिए, उसको और समझिए। SLR, इसी से मिलता जुलता ये पॉइंट है, SLR, स्टेटरी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी रेशियो, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, मतलब सांविधिक या वैधानिक। लिक्विड माने क्या होता है, तरल, तरलता अनुपात, हाँ, इसे हम समझेंगे। तो इसका संबंध केवल वाणिज्यिक बैंक से है, वाणिज्यिक बैंक से। तो प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक, यहां मैं किसी बैंक का उदाहरण देता हूं जैसे एसबीआई। प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक अपने पास, खुद अपने पास, प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक खुद अपने पास क्या करेगी, अपनी जमा पूंजी का एक निश्चित % भाग, अपनी जमा पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत भाग अपने पास ही तरलता के रूप में, लिक्विड के फॉर्म के रूप में अपने पास जमा रखेगी। उसे हम क्या कहते हैं, एसएलआर कहते हैं। ये लिक्विडिटी का मतलब क्या है, जैसे ये आते हैं कॉइन्स, 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 इसमें विदेशी प्रतिभूतियां भी हो सकती हैं, भारत के कॉइन्स भी हो सकते हैं। ओके, इनको सुरक्षित रखेगी ताकि आपातकाल में
ये कॉइन्स काम देंगे। साथ ही साथ अगर बैंक में आग लग जाती है, कागजी मुद्रा अगर जल जाती है बहुत मात्रा में या कम मात्रा में जो भी है, तो ये कॉइन्स जो हमारे पास तरल अनुपात था ये हमें काम देगा। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, SLR कहते हैं, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये बैंक संबंधी आपको इतने पॉइंटों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। बहुत घुमा फिराकर इससे आपसे पेपर में प्रश्न पूछेगा, लेकिन आपको किसी भी हालत में कोई भी प्रश्न गलत नहीं करना है। ओके, अगर इन्हें समझने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिए, कम से कम 2 बार। अगर एक बार में नहीं समझ पाए तो वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखें, आपकी हर समस्या का समाधान सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो बैंकिंग में आपको इतना ही पढ़ के जाना है। यूपी पैट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना पेपर अच्छे से और समय से एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचकर दें। तो सभी विद्यार्थियों के लिए एग्ज़ाम की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।